नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिकों ने लगभग वैसे ही उठा लिया या अपहरण कर लिया जिस तरह से हम भारत में कुछ आतंकवादी या अपराधी गिरोहों के जरिए अपहरण की घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं। बहुत ही ये अद्भुत घटना है। वेनेजुएला के क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक घुसे। वेनेजुएला की सेना ने कोई खास विरोध नहीं किया और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सैनिकों ने वहां से उठाया और अमेरिका ले आए। आखिरकार भारत का इससे कोई संबंध है कि नहीं, और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आमतौर पे भारत के लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में अगर बाहर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका असर हम पर क्या होगा, लेकिन आप इस बात को अगर समझ लें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति आखिरकार अमेरिका की आंखों में क्यों चुभ रहे थे। दरअसल ये घटना जो है बहुत पहले शुरू होती है। करीब करीब 1999 से इस घटना की शुरुआत होती है, जब ह्यूगो चावेज जो हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। चावेज ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वहां की जो तेल, कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, वो जितनी कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे भारत में इंडियन ऑयल और दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में तेल का कारोबार देखती हैं। यहां अभी भी प्राइवेट कंपनियां कम हैं। रिलायंस का ज़रूर है प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा अडानी की एक कंपनी को, यहाँ का जो कि तेल कंपनी है BP, उसको दे दिया गया, तो वो हैं। लेकिन मुख्य रूप से तेल और गैस दोनों जो हैं वो सरकारी कंपनियों के पास हैं। तेल का उत्पादन भारत में बहुत कम होता है, पर जितना भी होता है वो सब सरकारी कंपनियों के पास है या सार्वजनिक कंपनियों के पास है। ठीक उसी तरह वेनेजुएला में तेल की कंपनियों को राष्ट्रीय क्षेत्र में लाया गया चावेज के समय, 1999 में, जब चावेज वहां के राष्ट्रपति बने। तब वेनेजुएला के बारे में ये रिपोर्ट है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार वहीं है। उसके साथ साथ जैसे इराक की बात थी, वहां था, और ईरान में इस समय भी माना जाता है कि वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पर ईरान में तेल बहुत ज्यादा है। रूस में भी है। अब यहां पर देखिए, एक घटना जो है एक तरह से चलती है। वेनेजुएला के तेल की खरीद पर लंबे समय पहले अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी। दुनिया के दूसरे देशों से कहा गया कि वो वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते। भारत भी वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में शामिल था। इसका कारण ये था कि वेनेजुएला सस्ते दर में तेल भारत को दे रहा था। वहां बंद किया गया। ठीक वैसे ही जैसे ईरान से तेल की खरीद को बंद किया गया और फिर रूस से भी तेल के खरीद को बंद किया गया। लेकिन रूस से जो तेल के खरीद को बंद किया गया, उसमें अमेरिकी सरकार ने, ट्रंप सरकार ने कुछ खास कंपनियों के नाम लिए थे कि उनसे नहीं ले सकते, तो भारत ने उनसे बंद कर दिया। लेकिन दूसरी कंपनियों से तेल की खरीद अब भी जारी है। और ट्रंप का एक नया बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि तेल खरीदना भारत जो है वो रूस से बिल्कुल बंद कर दे, और नहीं तो जो निर्यात भारत अमेरिका को करता है उस पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। यह ताजा घटना है। आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? दरअसल जो अरब देशों में तेल है उनमें ज्यादातर पर अमेरिका का नियंत्रण है, अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। सऊदी अरब के साथ 50 साल पहले
एक समझौता हुआ था अमेरिका का, जिसके तहत यह तय हुआ था कि सऊदी अरब सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही तेल की बिक्री करेगा। यह समझौता खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ जब तरह तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाने शुरू किए तो दुनिया के देशों में ये प्रवृत्ति बढ़ी कि वो सीधे उस देश के साथ समझौता करें और दोनों देशों की मुद्राओं में ही ये व्यापार किया जाए, डॉलर को बीच में नहीं लाया जाए। तो एक तरफ तो अमेरिका चाहता है कि गल्फ में जो तेल अमेरिकी कंपनियां निकाल रही हैं उनकी कीमत ज़्यादा रहे, और इसलिए जो कम कीमत पे दूसरे देशों को तेल दे रहे हैं उन पर किसी न किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। इराक में उस समय लगा था, फिर बाद में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद वो प्रतिबंध खत्म हो गया। उसके बाद ईरान पर प्रतिबंध लगा, तब भारत जो है सबसे ज़्यादा तेल ईरान से खरीद रहा था। फिर ईरान पर भी जब प्रतिबंध लगा तो रूस से खरीदना शुरू किया, वहाँ से भी सस्ता तेल आ रहा था। और इन सब सौदों में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसे रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है वो सौदा रुपया और रूबल में है, यानी जो भी तेल रूस खरीदता है भारत से उसका भुगतान रूबल में किया जा सकता है। इसमें सुविधा ये होती है कि भारत अपने निर्यात को बढ़ा करके ये रूबल और रुपया का जो संतुलन है उसको बरकरार रख सकता है। इसी तरह से चीन ने भी वेनेजुएला से समझौता किया है, ईरान से भी उसका समझौता था, रूस से अभी भी वो तेल खरीद रहा है। तो अमेरिका इस समय कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर के देश जो हैं वो सीधे तौर पर किसी भी देश से तेल नहीं खरीदें। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया गया है कि वो मादक दवाओं की जो तस्करी है उसको संरक्षण दे रहे थे। ये इस तरह के आरोप बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में तस्करी के जरिए जो ड्रग्स इस समय सबसे ज़्यादा भेजी जा रही है उसमें कोकीन और फेंटानिल है। इन दोनों का उत्पादन वेनेजुएला नहीं करता है। ये कहा जाता है कि कोलंबिया में जो एक पड़ोसी देश है वेनेजुएला का, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। वहाँ से जो तस्करों का गिरोह है वो उसको वेनेजुएला लाता है और फिर वेनेजुएला से उसको अमेरिका पहुँचाया जाता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया है। ये ठीक वैसी ही घटना है जैसे एक समय पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक के पास ऐसे रासायनिक हथियार हैं जिनसे बड़े पैमाने पर हत्याएं की जा सकती हैं। सद्दाम हुसैन के मारने के बाद वहाँ जांच पड़ताल हुई, अमेरिका ने मान लिया कि उसके पास ये गलत सूचना थी और वहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन का यानी कि बड़े पैमाने पर नरसंहार करने का कोई हथियार नहीं है। ईरान जूझ रहा है। आप देख रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों के चलते वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और वहाँ जो अभी शासन है उसके खिलाफ कई तरह के प्रदर्शन और विरोध हो रहे हैं। रूस के साथ जब यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ उस तरह के उसके बाद प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन रूस ज़्यादा शक्तिशाली है और रूस के पास अपना एक बाजार भी है। अमेरिका पर निर्भरता बहुत पहले वहाँ से कम हो चुकी है। रूस और चीन के बीच में बहुत बड़ा व्यापार होता है जिस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी देखी जा रही है कि जहाँ जहाँ से दुनिया भर में लोग तेल को सस्ते दाम में खरीद सकते हैं उसको रोकने की कोशिश अमेरिका जो है वो कर रहा है। आपको ध्यान में होगा कि पहले ईरान से और बाद में रूस से तेल आने के कारण करीब 3-4 सालों से भारत में तेल का दाम जो है स्थिर है। तेल का दाम बढ़ाया नहीं गया है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा नहीं है। नहीं तो आप पहले जानते ही थे कि हर महीने दाम में उतार चढ़ाव होता था, ज़्यादातर चढ़ाव ही होता था, उतराव नहीं होता था। तो ये बात तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। वेनेजुएला उस चावेज के आने के बाद यानी 1999 के बाद से एक तरह का सामाजिक देश है। कई बार उसको कम्युनिस्ट देश कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो भारत की तरह का एक समाजवादी व्यवस्था वाला देश है जहाँ पर कि सरकार के कुछ
सामाजिक दायित्व हैं, जैसे भारत में है शिक्षा का दायित्व सरकार पर है, इसी तरह से स्वास्थ्य का दायित्व है, बहुत तरह की बुनियादी चीज़ों का दायित्व है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरह की सहायता देते हैं। बिहार चुनाव के पहले जो 10-10 हज़ार रुपये कुछ महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए, ये सब सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिस तरह का कार्यक्रम की अमेरिका में बहुत कम चलाया जाता है। तो सवाल उठता है कि जब वेनेजुएला के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ठोस सबूत नहीं था, तो फिर वहां राष्ट्रपति को क्यों इस तरह से उठाया गया, क्यों उनका अपहरण कर लिया गया? क्योंकि अपहरण शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेनेजुएला ने युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की, और एक तरह से वेनेजुएला और वहां के राष्ट्रपति का ये फैसला सही था, क्योंकि जितने साजो सामान हथियार के साथ अमेरिका वेनेजुएला के आसपास चला गया था, उसको देखते हुए वेनेजुएला के लिए बड़े युद्ध में फंसना उचित नहीं था, और राष्ट्रपति ने ये फैसला लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी वो कह रहे हैं, अपहरण मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे दुनिया के देश जो हैं उसको अपहरण कह रहे हैं। अब इस समय दो तरह के संकटों से अमेरिका घिरा हुआ है। एक तो डॉलर का संकट, ये जो दो देशों के बीच अपनी मुद्रा में व्यापार के समझौते हो रहे हैं, उससे अमेरिकी डॉलर जो है खतरे में है। करीब करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद से अमेरिकी डॉलर जो है दुनिया की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी आप दुनिया में कहीं से कुछ खरीदते हैं तो अमेरिकी डॉलर में भुगतान करते हैं। जैसे अरब देशों से जो भी पेट्रोल भारत आता है उसका भुगतान हम डॉलर में करते हैं, और उसी तरह से हम जो चीज़ें उनको भेजते हैं उसका भुगतान भी वो डॉलर में करते हैं। हम खाने पीने की चीज़ें और दूसरी चीज़ें जो भी चीज़ें भेजते हैं उसका डॉलर में करते हैं। लेकिन अब एक प्रवृत्ति ये बढ़ी है कि डॉलर को बीच से निकाला जाए, और डॉलर के जरिए अमेरिका जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसलिए जो भी देश डॉलर के दायरे से बाहर जाने की कोशिश करता है उस पर अमेरिकी दबाव बढ़ने लगता है। चीन के साथ भी ऐसा हो रहा है। चीन दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ येन, जो चीन की मुद्रा है, उसमें कारोबार करने लगा था। वेनेजुएला पर भी जब रोक लगाया गया तो येन के जरिए बहुत सारा व्यापार उसने शुरू किया, और कुल मिलाकर के वेनेजुएला की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी। स्थितियां वहाँ बेहतर हो रही थी। अर्थव्यवस्था की स्थिति भी पूरी तरह से लड़खड़ाई नहीं थी जैसा कि ईरान में हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि एक डॉलर वहाँ 10 से 15 लाख रियाल का हो गया, यानी रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। तो $1 के लिए, जिस $1 के लिए भारत में करीब करीब 90 रुपए दिए जाते हैं, वही ईरान की मुद्रा रियाल में 10 से 15 लाख रुपए का हो गया है। जाहिर सी बात है कि ईरान दुनिया में कहीं से भी सामान खरीद नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई है, वहाँ कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, 40-42% तक बढ़ी हैं। लेकिन डॉलर को वो किसी न किसी तरह से बचाना चाहता है। और एक बात और ध्यान देने की है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है लंबे समय से घाटे में है, लेकिन उसको पूरा करते हैं अमेरिका जो ट्रेजरी बॉन्ड इशू करता है उसके जरिए। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं वो एक तरह की गारंटी है, यानी उस गारंटी में ये होता है कि आप ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लिए, बाद में उसका भुगतान होगा। और ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया भर के देश खरीदते हैं, उनमें चीन भी एक है, बहुत बड़े पैमाने पर खरीद रहा था। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से चीन ने उसको बंद कर दिया है और वो सोना खरीद करके अपना भंडार बढ़ा रहा है, ताकि डॉलर की जगह जब ज़रूरत पड़े तो सोना बेच करके या सोना के रूप में व्यापार किया जा सके। डॉलर के प्रचलन से पहले एक तरह से सोना ही जो है वो व्यापार का मुख्य आधार था, केंद्र था, उसके जरिए होता था, या फिर जो द्विपक्षीय मुद्रा है उसमें होता था। द्विपक्षीय मुद्रा की में एक विशेषता ये होती है, खासियत ये होती है कि जैसे अमेरिका, जैसे रूस जो तेल भेज रहा था उसके वो हमारा जो आयात है तेल का, वो हम जो रूस को निर्यात करते हैं उससे बहुत कम था। तो वो रूबल भारत के पास जमा है और भारत जितना भी निर्यात करेगा उसमें से रूबल कम होता जाएगा। एक साधारण तौर पर ये समझ सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिश होती है। रूस भी जो चीज़ें हमें भारत से खरीद सकता है वो खरीदने की कोशिश करता था। डॉलर बीच से गायब हो गया था।
अब अमेरिकी सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि डॉलर का जो दबदबा है उसको बचाया जाए, यानी दो देश जो हैं आपसी मुद्रा में व्यापार नहीं करें, किसी और मुद्रा में व्यापार नहीं करें, डॉलर में करें। एक कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं अमेरिका के, उनकी ताकत को बचाई जाए, यानी वो जो है जैसे दूसरे देश अपने पास डॉलर के तौर पर उसको रखे रहते थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप भारत में दूसरे तरह के बॉन्ड खरीदते हैं, उन्हें कभी भी सरकार के बॉन्ड हैं उनको कभी भी बेच करके आप कैश कर सकते हैं, तो इस तरह की स्थिति थी, उससे बचे। और तीसरी कोशिश अमेरिका ये कर रहा है कि तेल के व्यापार पे जो उसका दबदबा है वो कायम रहे। इसमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो गल्फ में या दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो तेल का उत्पादन होता है उस पर अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है। वेनेजुएला, इराक, रूस, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में नहीं है। तो अमेरिकी कंपनी इसकी भी कोशिश कर रही थी। तेल का व्यापार जो है वो अमेरिका का जो आमदनी है उसका एक मुख्य आधार है। ये जो स्थितियां थी वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण का एक प्रमुख कारण है। क्या भारत को इससे सावधान नहीं रहना चाहिए? एक तरह से भारत के सामने भी संकट बढ़ता ही जा रहा है। या तो भारत अमेरिका और अमेरिकी संरक्षण में चलने वाले देशों से तेल खरीदे, ज़्यादा कीमत चुकाए, यहाँ महंगाई बढ़े, तेल की कीमत बढ़े, या फिर वो जो है टैरिफ के जरिए भारत के व्यापार को नियंत्रित करें, रोकने की कोशिश करें। ये भारत के लिए निश्चित तौर पर चुनौती है और भारत को अपना रास्ता ढूंढना होगा। बहरहाल पूरी दुनिया में मादुरे के अपहरण का या उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका को इससे कोई फर्क पड़ा है ऐसा लग नहीं रहा है। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आप बेहतर ढंग से हमारे प्रोग्राम को देख सकें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.